नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। भारत चीन सीमा पर तनाव को लेकर सर्वदलीय बैठक में हुई चर्चा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सेना की तैयारियों की दी जानकारी। कल राज्यसभा में देंगे बयान। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म किए जाने के बाद घुसपैठ और आतंकी घटनाओं में आई कमी। राज्यसभा में लिखित जवाब में गृह मंत्रालय ने दी जानकारी। कश्मीर में इस साल 9 सितंबर तक मारे गए 168 आतंकवादी। गुजरात आयुर्वेद संस्थान को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा देने के लिए संसद से विधेयक को मंजूरी। राज्यसभा में आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान विधेयक 2020 ध्वनि मत से पारित। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को मजबूत बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। कोरोना महामारी और सरकार के कदमों पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के बयान पर राज्यसभा में चर्चा। सदस्यों ने की कोरोना योद्धाओं की सराहना। विपक्ष ने लॉकडाउन, प्रवासी मजदूरों और कोरोना की मौजूदा स्थिति पर पूछे सवाल। लोकसभा से बैंककारी विनियमन संशोधन विधेयक 2020 पारित। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिल पर चर्चा के जवाब में कहा, सहकारी बैंकों में बेहतर गवर्नेंस और निगरानी होगी सुनिश्चित। जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा होने के साथ साथ सहकारी बैंकों को भी मिलेगी मजबूती। और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। सरकार ने आज एक सर्वदलीय बैठक बुलाई और इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत, कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी और विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन, राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा सहित कुछ अन्य दलों के सांसदों ने हिस्सा लिया। बैठक में भारत चीन सीमा पर तनाव को लेकर चर्चा हुई। इस मौके पर रक्षा मंत्री ने चीन मसले पर भारतीय सेना की स्थिति को स्पष्ट किया। गुरुवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राज्यसभा में इस मसले पर बयान देंगे। इसके अलावा सरकार ने प्राथमिकता वाले बिलों पर भी विपक्ष के साथ चर्चा की और उनकी राय जानी। साथ ही कौन से बिल प्रवर समिति को भेजे जाएंगे, इस बात पर भी चर्चा की गई। और इस मामले में और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मोहम्मद फातिह टीपू इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं। सीधे रुख करते हैं टीपू का। टीपू, अहम बैठक हुई है, सर्वदलीय बैठक में किन मुद्दों पर खास तौर से जोर रहा, चर्चा हुई? देखिए अमृता, संसद का मानसून सत्र जो चल रहा है उसका आज तीसरा दिन था और पूरे घटनाक्रम पे अगर हम गौर करेंगे तो सर्वदलीय बैठक जो आज सरकार के जरिए बुलाई गई उसमें भारत चीन सीमा पे लेकर के जो लगातार तनाव की स्थिति बनी हुई है वहाँ उस पर उस नज़रिए से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सरकार की स्थिति को स्पष्ट किया। साथ में कल आने वाले कल में यानी गुरुवार को राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री राज्यसभा में जवाब देंगे, बयान देंगे और सरकार की स्थिति को स्पष्ट करेंगे। अंकिता, इसके पहले भी मंगलवार को लोकसभा में भी राजनाथ सिंह ने सरकार और सेना की स्थिति को स्पष्ट किया, क्योंकि लगातार विपक्ष भी एलएसी को लेकर के सरकार से जवाब मांगता आया था। राजनाथ सिंह ने सेना के शौर्य और पराक्रम की चर्चा की और उन्होंने खास तौर पर जिक्र किया कि किस तरह से सेना ने ज़रूरत के मुताबिक संयम, साहस और पराक्रम का परिचय दिया है। इसके अलावा तमाम विधायी कामकाज है उसको लेकर के भी सरकार ने विपक्ष के साथ चर्चा की। इसके अलावा जो सरकार के प्राथमिकता वाले बिल हैं वो किस तरह से बिल संसद के पटल पर रखे जाएंगे, इस पर चर्चा हुई और कौन से बिल प्रवर समिति को भेजे जाएंगे इस पर भी चर्चा हुई। अंकिता, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जिस तरीके से कोविड-19 के दौर में सरकार ने मानसून के सत्र को बुलाया और सामाजिक दूरी को मेंटेन करते हुए तमाम सांसद विधायी कार्यों को अंजाम दे रहे हैं, ऐसे में ये काफ़ी अहम जो बैठक थी वो मानी जा रही है। और फिलहाल सरकार की पूरी कोशिश भी है कि जो 18 दिनों का सत्र है उसमें जो 8 घंटे का
कामकाज है दोनों सदनों का मिला करके वो रचनात्मक हो, बेहतर हो और तमाम विधायी जो काम है वो समय पर अंजाम दिए जा सके। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सांसदों को पहले दिन उनके कर्तव्य की याद दिलाते हुए कहा कि ये मुश्किल वक्त है, लेकिन हमें चूंकि लोकतंत्र को आगे बढ़ाना है, देश को आगे बढ़ाना है, लिहाजा ये भी ज़रूरी है। अंकिता, चलिए टीपू, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और हमारे संवाददाता कृति मिश्रा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। कृति, सेना ने यहाँ पर साफ कर दिया है कि वो भारत चीन सीमा पर किसी भी चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जी हाँ, देखिए अंकिता, लगातार सरकार भी इस बात को कहती आई है। डिफेंस मिनिस्टर ने भी स्टेटमेंट दिया है, कल राज्यसभा में भी उनका स्टेटमेंट एक्सपेक्टेड है। लगातार देखिए भारत ने कहा है और भारतीय सेना ने कहा है कि वो किसी भी इवेंचुअलिटी के लिए तैयार है। जो अभी नगर कमांड ने कहा है उसकी तरफ से एक क्लैरिफिकेशन आना बाकी है। लगातार भारत का ये स्टांस रहा है कि जो चाइना ने जो डिसएंगेजमेंट की बात कही है और इसके अलावा ये कहा है कि यूनिलैटरल जो पोजीशन है, जो स्टेटस को है, जो यथास्थिति है, वो बदल नहीं सकती। तो इसी स्टैंड पर फिलहाल भारत अभी मेंटेन कर रहा है और नदर्न कमांड और साथ ही साथ भारतीय सेना का ये भी कहना है कि वो हर तरह से तैयार है। लेकिन इसके अलावा अभी नदर्न कमांड का भी एक क्लैरिफिकेशन आने वाला है और आगे का रास्ता इससे फिर साफ होगा। अंकिता, चलिए कृति, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा में अतारांकित सवाल के लिखित जवाब में गृह मंत्रालय ने बताया कि पिछले 6 महीने के दौरान भारत चीन सीमा पर किसी घुसपैठ की रिपोर्ट नहीं है। गृह मंत्रालय ने यह भी बताया कि सरकार ने सीमा पार घुसपैठ को रोकने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है, जिसमें अन्य बातों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नियंत्रण रेखा पर बहुस्तरीय तैनाती, खुफिया और ऑपरेशनल समन्वय में सुधार, सीमा पर बाड़ लगाना, प्रौद्योगिकीय सॉल्यूशन की तैनाती, घुसपैठियों के खिलाफ एहतियाती कार्रवाई करना शामिल है। भारत ने पाकिस्तान पर आरोप लगाया है कि वो झूठे और दुर्भावना से भरे मनगढ़ंत बयानों के आधार पर भारत की छवि बिगाड़ने पर तुला रहता है। जिनेवा में भारत के स्थायी मिशन में प्रथम सचिव पवन कुमार बाधे ने ये बात कही है। पाकिस्तान के प्रतिनिधि के बयान में भारत का नाम लिए जाने पर ये बात कही। फर्स्ट राइट टू रिप्लाई यानी पहले जवाब देने के अधिकार का प्रयोग करते हुए भारतीय प्रतिनिधि ने कहा कि पाकिस्तान की नापाक मंसूबों की मिसाल जम्मू कश्मीर और लद्दाख के उन हिस्सों में देखी जा सकती है जहां पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। इन इलाकों से लाखों असहाय लोग भागकर भारत के अधिकार वाले क्षेत्र में आ रहे हैं। पाकिस्तान ने एक सोची समझी साजिश के तहत अपने यहाँ अल्पसंख्यकों के भविष्य को नष्ट करने का काम किया है। पाकिस्तान में हिंदू, सिख और ईसाई समुदाय के लोगों का संहार, उनकी लड़कियों का अपहरण, जबरन शादी और धर्म परिवर्तन आम बात है। इस निंदा कानून का इस्तेमाल खासकर अल्पसंख्यक समुदाय के शोषण के लिए हो रहा है। बलूचिस्तान के लोगों की बदहाली का जिक्र करते हुए पवन कुमार बाधे ने कहा कि शायद ही कोई दिन ऐसा गुजरता हो जब किसी परिवार के सदस्य को पाकिस्तानी सेना अगवा न करती हो। भारतीय राजदूत ने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज को स्पष्ट कर दिया कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और उसे भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का कोई हक नहीं है। भारत ने तुर्की को भी ऐसी ही हिदायत दी है। It has become a habit for Pakistan to malign my country with false and fabricated narratives for its self-serving malicious purposes. Neither India nor others deserve this unsolicited lecture on human rights from a country that has consistently persecuted its ethnic and religious minorities, is an epicenter of terrorism, has the distinction of providing pensions to the individuals on the UN sanctions list, and as a Prime Minister who proudly admits training tens of thousands of terrorists to fight in Jammu and Kashmir. It is not surprising that other relevant multilateral institutions have been raising serious concerns on its failure to stop terror financing and lack of effective actions against all terror entities in Pakistan. आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान विधेयक 2020 चर्चा के बाद उच्च सदन से पारित कर दिया गया। इसके साथ ही विधेयक को संसद की मंजूरी मिल गई। लोकसभा से विधेयक को पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि ये विधेयक आयुर्वेद और संबद्ध क्षेत्रों में शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण में गुणवत्ता और उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए है। विधेयक में गुजरात के जामनगर स्थित 3 आयुर्वेद संस्थानों को मिलाकर राष्ट्रीय महत्व के एक संस्थान का दर्जा देने के लिए लाया गया है। इसमें 3 आयुर्वेदिक संस्थानों, स्नातकोत्तर आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान
कुम्बेरबा आयुर्वेद महाविद्यालय और आयुर्वेद औषधि विज्ञान संस्थान के विलय का प्रस्ताव किया गया है। ये आयुर्वेद के क्षेत्र में देश का पहला संस्थान होगा जिसे राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा मिलेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि ये एक शुरुआत है और आगे अन्य संस्थानों को भी शिक्षा और अनुसंधान में गुणवत्ता के आधार पर ये दर्जा दिया जाएगा। Sir, on every parameter, we can most objectively certify and say that right now this is probably the number one institution which deserves this status. I can only say, sir, that it is a very humble beginning. So I'm sure once we make this humble beginning with one institution which will catch the attention of the international community also because of the work that it is already doing, which has got international recognition in so many fields, this will make a very good beginning for other institutions to grow up in their stature so that they can later on in future be considered by the parliament for giving the stature. विधेयक पर चर्चा में कई दलों के सांसदों ने हिस्सा लिया और देश के प्रत्येक राज्य में इस तरह के संस्थान की स्थापना किए जाने की मांग भी की। अब प्रश्न ये है कि जब पूरा बजट 65,000 करोड़ का है तो ये आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के लिए आप 65,560 करोड़ कहां से लाएंगे, किस मद से? माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि एक जो है हाई कमेटी जो है पावर्ड कमेटी बनाए और पूरे के पूरे जो हमारा आयुर्वेद का अपना जो सिस्टम है उसको कैसे और मजबूत किया जाए उसके बारे में अध्ययन करा करके प्रत्येक प्रदेश में एक एक जो है नेशनल इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाए। जो भी मेडिसिन अवेलेबल होता है, जो मेडिसिन प्लान होता है, इस बारे में अगर शिक्षा की व्यवस्था भी कर देते हैं तब स्वास्थ्य जनित कारण में हमारे देश में लोगों को बहुत ही फायदा होगा। हमारे जितने भी आयुर्वेद संस्थाएं हैं वो सब इल इक्विप्ड है। वहाँ पे एडुकेट इस तरह का अरेंजमेंट करना चाहिए, प्रॉपर जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो। अभी इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। दूसरा, एडुकेट फंड्स भी वहाँ पे व्यवस्था करें। जॉब की बड़ी समस्या है जो आयुर्वेद में आज क्वालिफाइड है। जैसा कि गुजरात में बहुत बड़ा संस्थान बनाया जा रहा है तो उत्तर प्रदेश भी देश का सबसे बड़ा प्रदेश है और सबसे बड़ी जनसंख्या है, वहाँ पर भी 2-4 ऐसे संस्थान बनाए जाने चाहिए। तो प्राचीन काल में, बुद्ध के कार्यकाल में, प्राचीन कार्यकाल में सभी जो साधु संत भी थे, हमारे बुद्ध भिक्षु भी थे, वो सभी मतलब इसका उपयोग करते थे, आयुर्वेद का उपयोग करते थे, जंगल में रहते थे। तो इसीलिए मतलब आयुर्वेद को बहुत बड़ा महत्व है। 14 people on this board and 10 people come from non-Ayurvedic background, 4 only from Ayurvedic background. This kind of top-heavy approach is not going to add any value to your intended thing of national eminence, sir. To provide financial assistance to the farmers to grow more medical plants at large scale, ensure standards of the raw material before it is gone to the pharmaceutical industry for Ayurvedic medicine making. और आगे बढ़ते हैं। सभापति एम वेंकैया नायडू ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को हर राज्य में आयुर्वेद शोध संस्थान स्थापित करने के सदस्यों की मांग पर विचार करने के लिए कहा। Honorable Minister, there is a demand for setting up a research institute of Ayurveda in every state. Please keep that in mind. Of course, no, really, you observed every member was saying that shows the importance of the subject as well as their interest in this traditional. Every state for that matter. I don't want to take your time. Kerala, Tamil Nadu, Karnataka, Maharashtra, and Bengal. Every state has got its own speciality. कोरोना महामारी और सरकार के कदमों पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के बयान पर आज उच्च सदन में चर्चा के दौरान सदस्यों ने कोरोना योद्धाओं की सराहना की। कांग्रेस के आनंद शर्मा ने कहा कि शुरुआत में कई लोगों ने डॉक्टरों और नर्सों का बहिष्कार किया, वो गलत कदम था। बीजेपी के विनय सहस्त्रबुद्धे ने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जननायक की भूमिका निभाई। विपक्ष की ओर से लॉकडाउन, प्रवासी मजदूरों की मुश्किलों और कोरोना की मौजूदा स्थिति को लेकर सरकार से सफाई मांगी। विनय पी सहस्त्रबुद्धे, जो डॉक्टर और हमारे नर्सेस जो खुद अपनी जान हथेली पे रख के
मरीजों की खिदमत कर रहे हैं, लोगों को उपचार कर रहे हैं, वो जब अपने घर में, अपने लोकेलिटी में, अपने गांव कस्बे में जहां वो रहते वापस जाते थे तो उनका बहिष्कार होता था, नोटिस लगा दिया जाता था। ये बहुत गलत बातें भी हुई। पहली बार इस देश में हमारे जो हॉकर्स बंधु हैं उनके लिए स्वनिधि नाम की योजना बहुत ही कल्पना लड़ाते हुए और बहुत तरीके से क्रिएटिव गवर्नेंस का उदाहरण जिसको मैं कहूंगा, इस योजना को लागू किया गया। अनाज वितरण, जो मुफ्त में अनाज देना है हमारे गरीबी रेखा के नीचे जो भाई बहन हैं, उसकी अवधि भी बढ़ाई गई। तो एक दृष्टि से प्रोग्रेसिव अनफोल्डमेंट के माध्यम से हमारे सरकार ने विभिन्न विषयों पर काफी अच्छा काम किया। ये स्थिति थी कि जो बीमारी बाहर से आई थी, कुछ गिनती के लोग यहाँ पर आए थे और बहुत बड़ी तादाद में लाखों आदमी केवल इसलिए प्रभावित हुए कि कुछ लोगों को लाने के लिए हवाई जहाज भेजे जा रहे थे वंदे योजना में, और बाकी लोग कैसे पैदल निकले हैं, लाखों की तादाद में लोग। लोकसभा ने आज बैंककारी विनियमन संशोधन 2020 को ध्वनि मत से पारित कर दिया। इस विधेयक के पारित होने से सहकारी बैंकों में बेहतर गवर्नेंस और निगरानी सुनिश्चित होगी। जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा होने के साथ साथ सहकारी बैंकों को भी मजबूती मिल पाएगी। इस विधेयक के पारित होने के बाद अब सहकारी बैंकों और बहुराज्यीय सहकारी बैंकों को रिजर्व बैंक की निगरानी में लाने का प्रावधान किया गया है। संसद की मंजूरी के बाद ये विधेयक 26 जून 2020 को जारी अध्यादेश की जगह लेगा। मॉनसून सत्र के तीसरे दिन लोकसभा ने बैंककारी विनियमन संशोधन विधेयक 2020 पारित कर दिया। विधेयक को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस विधेयक का मकसद सहकारी बैंकों के खाता धारकों के हितों को सुरक्षित करना है। उन्होंने इस विधेयक को सहकारी बैंकों की वित्तीय सेहत के लिए जरूरी करार दिया। वित्त मंत्री ने कहा कि बैंकों में रिफॉर्म के लिए पहले की सरकारों ने भी समय समय पर बदलाव किए हैं। विधेयक प्राथमिक कृषि ऋण समितियों और कृषि विकास के लिए लंबे वक्त के लिए फंडिंग करने वाली सहकारी समितियों पर लागू नहीं होगा। उन्होंने कहा कि इस विधेयक से बैंकिंग सेक्टर मजबूत होगा। This bill does not provide for regulation of cooperative banks by the central government. ये बिल बिल्कुल, ये अमेंडमेंट का मतलब नहीं है कि केंद्र सरकार सभी कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर निगरानी रखेगी। अमेंडमेंट इसके लिए नहीं है, गलतफहमी नहीं होना चाहिए। दूसरा, ये कोऑपरेटिव बैंक्स का आज क्या हो गया, आपने क्यों रेगुलेशन करके आरबीआई के हाथ में सौंपना चाह रहे हैं? क्षमा कीजिए सर, कोऑपरेटिव बैंक्स का रेगुलेशन आरबीआई के द्वारा 1965 से ऑलरेडी हो रही है। हम नया कुछ नहीं कर रहे हैं, मगर कुछ नया जो कर रहे हैं वो डिपॉजिटर्स के हित के लिए कर रहे हैं। कांग्रेस और तृणमूल के साथ डीएमके ने विधेयक का विरोध किया। इस विधेयक को लेकर इन दलों का मत था कि इससे सहकारिता आंदोलन की भावना को नुकसान होगा। State governments are more than competent to discharge their function, and in a federal polity, this ordinance and the bill which seeks to replace it, Mr. Speaker, sir, is a frontal assault on the federal structure of the Constitution, and this will have long-term implications on the democratic polity of India. By the Finance Minister's statement, citing that 277 banks, cooperative banks, are in losses. Fine. If it is in losses, the main losses are due to the natural calamities, the famine, the drought, and so many other reasons which the government has to step in and to empower them. But this has not been seen done. The power of RBI to remove management or draw up plans to merge dissolve cooperative banks will override the power of the state registrar of cooperatives. बीजेपी, बीजेडी, जेडीयू, शिवसेना, बीएसपी, वाईएसआर कांग्रेस और टीडीपी ने विधेयक का समर्थन किया। We have faced demonstration of the PMC Bank. There were suicides occurred of some depositors in Mumbai. So we were anxiously waiting from the Government of India, from the Finance Ministry, there should be stringent measures to be applicable to control the activity of the cooperative bank. The main objective of amending Section 3 and 56 of the BR Act is to extend provisions applicable to commercial banks
to cooperative banks as well, so that the cooperative banks are equally subject to better governance and sound banking regulation, and the interest of their depositors are protected, and also professionalism will come into those banks. This cleanup of the cooperative bank space is obviously very welcome, and my party heartily supports the Honorable Finance Minister in her endeavor. देश में सहकारी और वाणिज्यिक कमर्शियल बैंकों की हालत सुधारने की दिशा में सरकार लगातार कदम उठा रही है। बैंकों के जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए केंद्र सरकार ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 में संशोधन के लिए अध्यादेश जारी किया था। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। महिला स्वतंत्रता सेनानियों पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू की फेसबुक पोस्ट श्रृंखला में आज रानी लक्ष्मीबाई की हमशक्ल झांसी की एक और वीरांगना छलकारी बाई का जिक्र किया गया, जिन्होंने 1857 में उल्लेखनीय भूमिका निभाई। छलकारी बाई का साहस और शौर्य बुंदेलखंड की गौरवशाली लोक परंपरा का अभिन्न हिस्सा है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू अपनी फेसबुक पोस्ट श्रृंखला में लिखते हुए बताते हैं, छलकारी बाई का जन्म 1930 में झांसी के पास बुंदेलखंड के एक गांव के एक गरीब परिवार में हुआ था। बचपन से ही वो इतनी साहसी थी कि उन्होंने सिर्फ एक लाठी से ही जंगल में तेंदुए को मार गिराया। उनकी वीरता से प्रभावित होकर उनका विवाह झांसी की सेना के विख्यात योद्धा पूरन कोरी के साथ तय किया गया। रानी लक्ष्मीबाई से उनकी पहली मुलाकात किले में आयोजित गौरी पूजा में हुई। रानी लक्ष्मीबाई अपने रूप से उनकी समानता देखकर चकित रह गई, और जब उन्हें छलकारी बाई के साहस कारनामों का पता चला तो उन्होंने छलकारी बाई को अपनी महिला वाहिनी दुर्गा दल में शामिल कर लिया। अपने साहस, युद्ध कला और नेतृत्व के कारण शीघ्र ही वो दुर्गा दल की प्रमुख कमांडर बन गईं। उपराष्ट्रपति अंग्रेजों और झांसी की सेना के बीच एक युद्ध का जिक्र करते हुए बताते हैं कि एक युद्ध के दौरान जब अंग्रेज सेना नायक ह्यूग रॉस ने झांसी के किले को घेर लिया तो छलकारी बाई स्वयं रानी जैसे वस्त्र और कवच पहनकर घोड़े पर सवार हो झांसी की सेना का सामने से नेतृत्व करने लगी। रानी का हमशक्ल होने के कारण अंग्रेज उन्हें ही रानी समझ बैठे। वो वीरता से लड़ी, लेकिन अंततः पकड़ ली गई। अंग्रेजों को सच्चाई पता चलने के बाद छलकारी बाई को फांसी पर लटका दिया गया। कहा जाता है कि छलकारी बाई के साहस को देखकर अंग्रेज जनरल ने कहा कि यदि भारत की 1% महिलाएं भी उनके जैसी साहसी हो जाएं तो अंग्रेजों को भारत छोड़ना ही पड़ेगा। उपराष्ट्रपति लिखते हैं कि ऐसे ना जाने कितने ही साहसी योद्धा स्थानीय परंपराओं और समुदायों में पूजनीय हैं, जिन्हें शौर्य की प्रेरणा स्रोत के रूप में पूजा जाता है, लेकिन इतिहास की हमारी पुस्तकों में उनके वीर प्रसंग ही गायब हैं। अपने इतिहास को समग्रता से लिखने के लिए हमें हर क्षेत्र की वीर परंपरा का गहन अध्ययन करना होगा, उसे राष्ट्र के इतिहास में सम्मानित स्थान देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और आगे बढ़ते हैं खबरों में। भारत में कोरोना संक्रमण के कुल मामले 50 लाख के पार पहुंच गए हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 78.52% हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोरोना से अब तक संक्रमित हुए 39 लाख से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। कोरोना संक्रमण के रिकवरी रेट के मामले में भारत सबसे आगे है। स्वस्थ होने वालों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और वर्तमान में संक्रमितों की कुल संख्या 19.84% रह गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान 82,961 मरीजों के स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। अब तक 39,42,360 लोग ठीक हो चुके हैं। वर्तमान में सक्रिय मामलों की संख्या 9,95,000 से ज्यादा है। पिछले 24 घंटे में 90,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही संक्रमितों की कुल संख्या 50,20,000 से अधिक हो गई है। इस समय देश में कोरोना से मरने वालों की दर 1.6% रह गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 1,290 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही मृतकों का कुल आंकड़ा 82,066 पर पहुंच गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान 11,16,842 नमूनों की जांच की गई। देश में अब तक 5,94,00,000 से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है।
देश में कोरोना के मामले महज 11 दिन में 40 लाख से 50 लाख तक पहुंच गए। इससे पहले 169 दिन में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 1 से 10 लाख तक पहुंचा था। इसके बाद 21 दिन में 10 से 20 लाख, जबकि अगले 16 दिन में 20 से 30 लाख और अगले 13 दिन में कोरोना के मामलों ने 40 लाख का आंकड़ा पार किया था। वहीं 40 लाख के बाद कोविड-19 के मामलों की संख्या 50 लाख होने में सिर्फ 11 दिन लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की कोरोना वैक्सीन के ट्रायल को फिर से शुरू करने की अनुमति दी है। साथ ही सीरम इंस्टीट्यूट और अमेरिकी कंपनी नोवेक्स दोनों मिलकर अब 1 अरब की बजाय 2 अरब कोरोना वायरस के टीके बनाएंगे। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की ओर से विकसित किए जा रहे टीके के भारत में ट्रायल का दोबारा शुरू करने के लिए अनुमति का अनुरोध किया था, जिसके बाद उसे इसके दूसरे और तीसरे चरण के ट्रायल की मंजूरी मिल गई है। हालांकि एसआईआई को ट्रायल के दौरान वॉलंटियर की सेहत का पूरा ध्यान रखने और किसी भी गड़बड़ी पर सतर्क निगाह रखने को कहा गया है। गड़बड़ी होने पर डीसीजीआई को दी गई दवाओं के डोज की पूरी जानकारी देनी होगी। ब्रिटेन में एक वॉलंटियर की तबीयत बिगड़ने पर इस वैक्सीन का ट्रायल रोक दिया गया था। हालांकि पिछले दिनों ब्रिटेन में निजी जांचकर्ताओं द्वारा इस वैक्सीन को सुरक्षित बताए जाने के बाद ट्रायल को फिर से शुरू करने की अनुमति मिल गई है। उधर अमेरिकी दवा कंपनी नोवेक्स अपनी संभावित कोविड-19 वैक्सीन बनाने की क्षमता को दोगुना करने की तैयारी में है। कंपनी ने कहा है कि भारतीय कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ हुई डील को अब दोगुना कर दिया गया है। अब दोनों मिलकर 2 अरब कोरोना वायरस टीके बनाएंगे। इन खुराकों को कम कर और मध्यम आय वाले देशों और भारत के लोगों के लिए तैयार करने की योजना है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कोविड-19 के लिए वैक्सीन कार्यक्रम और क्लिनिकल ट्रायल की वर्तमान स्थिति पर पूछे गए अतारांकित सवालों के जवाब में मंगलवार को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने बताया कि आईसीएमआर और कैडिला हेल्थ केयर के सहयोग से भारत बायोटेक की ओर से विकसित टीके के पहले चरण का ट्रायल सफल रहा है। वैक्सीन की प्रतिरक्षा परीक्षण प्रगति पर है और इस वैक्सीन के दूसरे चरण का क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है। अश्विनी चौबे ने बताया कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और आईसीएमआर ने 2 वैश्विक वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल में भागीदारी की है। इसका भी क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है। साथ ही रूस में विकसित किए गए वैक्सीन पर सहयोग पर चर्चा जारी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।